सबसे सबसे थिक वॉल किसकी होती है? आपके हार्ट में सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है बच्चों? चारों चैम्बर्स में से सबसे ज्यादा थिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है बच्चों। फोरामेन ओवल किसको बोलते हैं बच्चों? फोरामेन ओवेल किसको बोलते हैं? हाँ पुलकित बताइए। सर, जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होता है बच्चों में, दो आर्टियम के बीच में जो छेद होता है उसे। हाँ, जो छेद होता है उसका जो रिमेनिंग डिप्रेशन रह जाता है हमारे अंदर, वो फोरामेन ओवेल है। ठीक है। नहीं, वो फोरामेन ओवेल वो बच्चों के अंदर जो छेद होता है वो है, और फोसा ओवेलिस जो डिप्रेशन रह जाता है उसका, उसको कहते हैं। गुड, सही है। फोसा ओवेलिस इज द रिमेनिंग डिप्रेशन एंड द होल इज नोन एज फोरामेन ओवेल। अच्छा बच्चों, हाँ ठीक है। ये इस होल के बचे रह जाने से कौन सी बीमारी होती है बच्चों में? ओके श्रेयांश, सिमरन ओके, गुड। हाँ अंजलि, कोमल ठीक है, स्नेहा ओके, सोनिया नहीं। हार्ट में होल नहीं, बीमारी को क्या बोलते हैं? पुलकित नहीं, बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही। नहीं मंतशा, आपने सेप्टम मत बता दिया। बीमारी को क्या कहते हैं जो बीमारी बच्चों में आती है ये होल रह जाने से? काफी बच्चों ने सही बताया, अनामिका ने सही बताया एकदम, गुड। इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। हाँ रितु, गुड। कल भी मैंने बताया था। तो आप लोग पता नहीं कहाँ लेक्चर में दिमाग कहाँ रह रहा है तुम लोगों का। कई बच्चे हालांकि सही आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है ये। सो स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो क्या क्या थे? आई थिंक हार्ट का हमने डिटेल डायग्राम डिस्कशन किया था। उसके बाद ये कार्डियक साइकिल डिस्कस किया था। कार्डियक साइकिल में हमने बताया था कि कौन कितनी देर तक चलता है। 0.8 सेकेंड में टोटल एक बीट होता है, और उस एक बीट में 0.1 सेकेंड ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल होता है, और 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, पेस सेटर किसको कहते हैं? पेस सेटर किसको कहते हैं? हाँ सोनिया पुलकित ठीक है। पेस सेटर किसको कहते हैं बच्चों? किस नोड को पेस सेटर कहते हैं? हाँ अनामिका, गुड। वी बोलो, वी। वी। हाँ हाँ श्रेयांश ठीक है। अनामिका ओके, गुड। हाँ सुरभि, अंजलि, निशांत का भी सही है। एवी नोड को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? पेस सेटर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, ऑरिकल्स को, लिसन वेरी केयरफुली, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए किसी फाइबर की जरूरत पड़ती है या वेंट्रिकल्स को? किसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए फाइबर्स की जरूरत पड़ती है? ओके श्रेयांश, सुरभि, अंजलि ठीक है, वेंट्रिकल्स को, गुड अनामिका। तो वेंट्रिकल्स को कौन से फाइबर्स मिल करके कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं? वो पूरे बंडल को क्या कहते हैं? हाँ ओके, गुड श्रेयांश। ओके, पुरकिंजे फाइबर्स कराती हैं, और उस बंडल को हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। सर मेरा कुछ चार्ट वगैरह नहीं जा रहा है क्या? क्या जा रहा है? सर हम कुछ भी मैसेज कर रहे तो उधर नहीं पहुंच रहा है। तुम्हारा तो मैसेज आ ही नहीं रहा है, एक ही आया था शुरू में। और तो जा ही नहीं रहे सर, कब से यहाँ पे एवी नोट कर रहे हैं। नहीं आया आपका? न, रुकिए नहीं। एक बार और ज्वाइन करते हैं। ओके बच्चों, सल्लेस और मोर हमने जो कल टॉपिक पढ़ाया था, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम वो नहीं क्या
ओके, ईसीजी नहीं दिया, अच्छा दिया है ईसीजी, ओके गुड गुड गुड। आपका हार्ट किस तरीके से ऑटोमेटिक रेगुलेशन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अब आ रहा है मैसेज, ओके। सो देखिए बच्चों, आपका हार्ट बीट जो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, मतलब हार्ट बीट का ओरिजिनेशन जो है वो कहां से होता है, वो सिंपली होता है आपके मसल्स से। सो हार्ट बीट का ओरिजिनेशन मसल से होता है, और रेगुलेशन, रेगुलेशन इन द सेंस कि उसको अप या डाउन करना, उसको स्टार्ट और क्लोज करना न्यूरॉन के हाथ में नहीं है। मतलब आपका ब्रेन आपके हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन स्टार्ट या एंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके जो इनिशिएटिंग सेंटर्स होते हैं, जहां पर आपका हार्ट बीट स्टार्ट किया कराया जाता है, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, वो होता है राइट ऑरिकल के ऊपर की तरफ, जिस जहां पर एक नोड प्रेजेंट होता है, जिसको हम एसए नोड के नाम से जानते हैं। यहीं पर आपका पहला हार्ट बीट ओरिजिनेट होता है, और ये हार्ट बीट को हम इसीलिए क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। ये पेसमेकर ऑरिकुलर सिस्टोल कराता है हार्ट में, और उसके बाद अपने सारे इंपल्सेस को किसको दे देता है, एवी नोड को दे देता है। हाँ, उसके बाद ऐसे नोड जो इंपल्स क्रिएट करता है, जनरेट करता है, उस इंपल्स को ऑरिकुलर सिस्टोल कराने के बाद किसको दे देता है, एवी नोड को दे देता है। एवी नोड, एक मिनट आकांक्षा, एवी नोड को दे लेने के बाद सिंपली क्या करता है, ये एवी नोड अपने जितने भी उसको मिले हैं इंपल्सेस, वो किसको ट्रांसफर कर देता है, बंडल ऑफ हिस को कर देता है। और बंडल ऑफ हिस जनरली क्या करता है, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद फाइनली क्या हो जाता है, एंड अप हो जाता है। फाइनली आपका जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट बीट होता है, वो एंड अप कर जाता है। अब देखिए बच्चों, आपके पास दो न्यूरॉन्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक सिंपैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मतलब अगर एक बढ़ाएगा तो दूसरा वाला क्या करेगा, घटाएगा। तो जहां पर क्या लिखा है कि सिंपैथेटिक नर्व की एक्टिविटी होती है हार्ट बीट को बढ़ाने की, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी है हार्ट बीट को घटाने की। तो अगर आपका हार्ट बीट घट रहा है तो इसके लिए कौन सा न्यूरॉन जरूरी है, पैरासिम्पैथेटिक, और हार्ट बीट बढ़ रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक। हाँ आकांक्षा अब बताइए। बोल रहे हैं कि सर हार्ट तो पंप करता है, वो वेंट्रिकल पार्ट ना उसका करता है सर, नीचे वाला पार्ट जो होता है। क्यों ऑरिकल नहीं करेगा, पर सर वो वही ना ऊपर जाता है नीचे आता है, वही तो ऊपर नीचे करता है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। सिर्फ वेंट्रिकल के पंप करने से कैसे ब्लड सर्कुलेट होगा, आप बताइए। ऑरिकल पंप करता है तो ब्लड वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड बॉडी में आता है, यही तो पढ़ाया गया है। सर ठीक ऑरिकल है सर। से वेंट्रिकल्स में आता है पंप करने के बाद, और वेंट्रिकल्स जब पंप करते हैं तो बॉडी में जाता है। सर क्लास के बाद कुछ भेजेंगे, आप देखिएगा एक बार सर। जी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये आपके हार्ट बीट को क्या करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हार्ट बीट के बढ़ने की कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं या हाई हार्ट बीट बोलते हैं, जिसके कारण आपका दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और कई बार ये बहुत सीरियस कंडीशन में आपको लीड कर सकता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। ऐसे नोड ओरिजिनेट करेगा, एवी नोड को ट्रांसफर करेगा, एवी नोड वेंट्रिकल्स में बंडल ऑफ हिस की हेल्प से ट्रांसफर कर देंगे, और एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। कल भी यही चीज बताया था। हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। ओके, मात्र 15 बच्चों को हैंड रेस करना आया अब तक, ये भी बड़ी बात है कि 30 स्टूडेंट में से 15 बच्चे हैंड रेस कर ले रहे हैं, बाकी सोए हुए हैं, कहाँ है। एनी हाउ, चलिए ठीक है ठीक है। हाँ आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन से जो जो चीजें होती हैं, हर चीज आ सकती है।
ये मैं अभी आगे डिजीज वाले कंडीशन में बताऊंगा कि हाइपरटेंशन से क्या क्या बीमारियां होती हैं। ओके बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। किसी बच्चे ने तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म देखी है? हैंड रेस कीजिए। तनु वेट्स मनु रिटर्न। चलिए, आप में से मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करता हूं। कौन अनम्यूट हुआ? कोई हुआ अनम्यूट? सबने हाथ नीचे कर लिया। ठीक है पुलकित, आप अनम्यूट हो जाइए। एक क्वेश्चन पूछना है उस फिल्म से। पूछे। अरे मजा नहीं आ रहा है ऐसे। अच्छा सुनिएगा ध्यान से। फिल्म में जो हीरो है वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता है अपने दोस्त के साथ। वहां पर यूनिवर्सिटी में वो जब लेक्चर दे रहा होता है, वो हर्ट के ऊपर ही लेक्चर दे रहा होता है, तो बार बार एक वर्ड का यूज करता है, ट्राइकार्डी एंड ब्राइकार्डिया। ट्राइकार्डिया या ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया बोल देता हूं, ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रैकीकार्डिया। जिस समय वो पहली बार दूसरी वाली हीरोइन को देखता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है लेक्चर के टाइम में, और अपने दोस्त को माइक थमा के भाग जाता है। ये सीन देखा है आप लोगों ने? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इतना याद नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे को याद है ये सीन जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है लेक्चर देने और हीरोइन को देखता है जो उसकी वाइफ की तरह बिल्कुल मिलती है, तो अपने दोस्त को बुला करके भाग जाता है। ये सब कौन याद रखता है? अच्छा, अरे फिर कोई फायदा नहीं। ऐसे मूवी देखते हो तो फिर क्या फायदा? मुझे लगा कि मूवी देखते हो तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव करके या ऐसे माइक देकर भाग जाता है। हाँ, माइक देकर भागता है, वो याद है। अच्छा बच्चों, अच्छा ठीक है, आप लोग देखिएगा, एक बार वो सीन देखिएगा। वहां पर वो एक वर्ड यूज करता है, ट्रैकीकार्डिया ब्रैकीकार्डिया या ट्राइकार्डिया ब्राइकार्डिया, वो बोलता है एक्चुअली में इसको। नहीं नहीं, मूवी देख के मत बताओ, अब वो मूवी देख के बताएगी। तो ट्रैकीकार्डिया इज अ मेडिकल टर्म दैट इज बेसिकली इज देयर टू प्रोनाउंस हाई हार्ट बीट। जब किसी का हार्ट बीट ज्यादा तेज हो जाता है तो मेडिकल टर्म में उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, और जब किसी का हार्ट बीट कम हो जाता है तो मेडिकल टर्म में उसको ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो कई बार मूवीज वगैरह में भी आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, नहीं तो कई बच्चों को उसके दोस्त का सीन याद होगा जहां पर वो मेडिकल स्टूडेंट का आंसर देता है, यू आर अ गुड क्वेश्चन करके, बोलता है आई लाइक योर क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, और वो बेहोशी का नाटक कर लेता है। देखा होगा बच्चों ने फिल्म, मतलब अच्छी फिल्म है, पता नहीं क्यों नहीं देखा। खैर, तो याद रखिएगा नाम ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रैकीकार्डिया। क्लास, myogenic heart means that is regulated by or controlled by the muscles of the heart, and neurogenic means that is controlled by the, what happened, क्या हुआ? ओके, सो न्यूरोजेनिक मीन्स आपका न्यूरल कंट्रोल मसल्स का, और मायोजेनिक मीन्स हार्ट का मसल्स का कंट्रोल हार्ट के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ओरिजिनेशन हमेशा इंपल्स का कहां से होगा? ओरिजिनेशन हमेशा इंपल्स का हार्ट का खुद से ही होगा। ठीक है, और हार्ट बीट जो होते हैं वो नोडल मसल से स्टार्ट होते हैं। नोडल मसल मतलब एसए नोड और एवी नोड। ठीक है,
तो बच्चों ये जो इम्पल्स ओरिजिनेशन कराता है, देखिए जैसे नोड है ना तो मसल्स है, इन मसल्स पे कुछ नर्व सिस्टम्स आके अटैच होती हैं जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, हेल्प कराती हैं इनिशिएट करने में इम्पल्स को। ये गैंग्लियन क्या करती हैं, जो न्यूरॉन्स की नोडल पार्ट में अटैच होती हैं, वो क्या करती हैं, आपके हार्ट बीट को ओरिजिनेट कराने में मतलब हेल्प करती हैं। इसी वजह से हार्ट को जब निकाल दिया जाता है बॉडी से, मतलब न्यूरॉन से अलग कर दिया जाता है, तब भी हार्ट कुछ देर तक क्या करता है, बीट करता रहता है। ठीक है बच्चों, जब न्यूरॉन्स व्हाट हैपन, क्या हो जाता है ये, व्हाट हैपन, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हार्ट को निकालने के बाद भी हार्ट धड़कता रहता है, इसलिए क्योंकि उसके मसल्स का कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा होता है। यही वजह है कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो सकता है। ओके लेकिन जब न्यूरोजेनिक हार्ट होता, अगर आपका हार्ट न्यूरोजेनिक होता तो हार्ट की बीट क्या हो जाती, तुरंत रुक जाती, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे कि एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारे अंदर ओरिजिनेशन कहाँ से है, हार्ट के मसल से है, जबकि जो न्यूरोजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हार्ट बीट का ओरिजिनेशन उनके नर्वस सिस्टम से होता है। सो दिस इज लेस और मोर, क्या हुआ ब्रेन का, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। तो बच्चों नर्वस सिस्टम से जो हार्ट रेगुलेट होते हैं उनमें ओरिजिनेशन, कंट्रोलिंग, एंडिंग सब आपका मतलब न्यूरॉन ही कराता है या गैंग्लियन ही कराते हैं, जबकि हमारे अंदर ओरिजिनेशन और एंडिंग ये कौन कराता है, मसल्स कराते हैं। बस जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि हमारा हार्ट को अगर अलग भी कर दिया जाए आपके ब्रेन से तो भी, या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से, तो भी आपका दिल धड़कता रहता है कुछ देर तक। Amount of pure blood going to an organ per minute is called as fraction of the organ. कितना ब्लड किस पर्टिकुलर ऑर्गन में जा रहा है ये उसका फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कितना ब्लड एक मिनट में हार्ट के अंदर जाता है, जो 5 लीटर ब्लड गया था ना बच्चों पूरे बॉडी में, उस 5 लीटर में से कितना ब्लड किसके अंदर जा रहा है, तो 200 ml कार्डियक मतलब हार्ट के अंदर खुद गया, 1500 ml आपका हिपैटिक फ्रैक्शन है, मतलब लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये सब मिलके ले लेते हैं। ठीक है, 1300 ml किडनी ले लेती है आपका ब्लड। मायो फ्रैक्शन मतलब मसल्स इतना ज्यादा ब्लड ले लेते हैं, मसल्स के पास बहुत कम ब्लड पहुंच रहा है, और हेड के पार्ट में 700 to 800 ml जा रहा है। कैलकुलेट कीजिए, पहुंचा 5 लीटर के करीब सारा ब्लड मिला के। सारा ब्लड मिला के कितना ब्लड हुआ, इतनी देर में तो कोई भी बच्चा कैलकुलेटर निकाल कर देता कैलकुलेट। अप्रोक्स 4700 ml हुआ। चलो ठीक है, तो जितना भी ब्लड बच रहा है बच्चों 500 ml में से जितना भी ब्लड बच रहा है बच्चों, वो ब्लड हमेशा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही उतना ब्लड है जो रेगुलेट हो रहा है अभी। ठीक है, ये इतना ऑर्गन्स के पास पहुंच गया और ये इतना ब्लड अभी ब्लड वेसल्स में रुका हुआ है, तो सब मिला करके लेस और मोर क्या हो जाते हैं, 5000 ml कंप्लीट कर लेते हैं अपना। और
आप देख सकते हैं, यहां से हालांकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी आप देख सकते हैं कि आपका लीवर सबसे ज्यादा ब्लड का यूज कर रहा है। वाई वाई इट इज यूजिंग सो मच ऑफ ब्लड? लीवर में ऐसा क्या है जो ब्लड का ज्यादा यूज कर रहा हो? बिजिएस्ट ऑर्गन है, अच्छा, तो तुमने पढ़ के बता दिया ऐसे ही। और कुछ? भाई तो हम पूछ रहे हैं क्यों है बिजिएस्ट, बताइए। बाइल सॉल्व्स बनाने के लिए, ओके ओके। देखो बच्चों, ऑब्वियसली लीवर बिजिएस्ट है। बिजिएस्ट मतलब उसका ज्यादातर जो काम होता है वो ब्लड रिलेटेड ही होता है। जैसे कि उसका काम है ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है लाइपोजेनेसिस, लिपिड्स या फैटी एसिड्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करना। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड का जितना भी टॉक्सिफिकेटिंग एजेंट होता है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना, ये भी ब्लड में ही भेजना होता है। हाँ, इसके बाद बाइल सॉल्ट्स, मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो डेड सेल्स हैं उनको खत्म करके बाइल सॉल्ट्स बनाना है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि लीवर का जो काम है ज्यादातर वो किससे संबंधित है? ब्लड से ही ज्यादा वो है, वो मतलब डिपेंडेंट है। यही वजह है कि इतने सारे फंक्शंस इसके ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे हैं या ब्लड से ही कंप्लीट हो पा रहे हैं, जिसके वजह से लीवर को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ओके, अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास होता है? ब्लड चलो जिसके पास जहां जा रहा है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन यूटिलाइज करता है? ट्राइग्लिसराइड, हाँ वो तो लीवर हो गया। रितु ने कहा लीवर, पुलकित ने कहा लंग्स। नहीं, दोनों लोग गलत हैं अभी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज होता है? हाँ गुड, अनामिका, अनामिका पहुंच गई। वो तो गैस ऑक्सीजन हो गया, मतलब वो तो पूरे गैसेस हो गई ना। श्रेयांश ने लिखा जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है? हाँ स्नेहा, गुड। जो आपका मसल पार्ट होता है बच्चों, मसल्स का पार्ट होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इसलिए कंज्यूम करते हैं बच्चों क्योंकि मसल्स ऑक्सीजन को यूज भी करते हैं और साथ में स्टोर भी करते हैं। ठीक है, हार्ट भी मसल है, इसोफेगस भी मसल है। आप लोग एक एक करके नाम बताएंगे तो फिर हो जाएगा। सारी मसल्स, ठीक है, हार्ट का हो चाहे कार्डियक हो, स्मूथ हो चाहे स्केलेटल हो, सारी मसल्स सबसे मैक्सिमम अमाउंट में क्या करती हैं? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती हैं। मसल्स के बाद कौन दूसरे नंबर पे करता है बच्चों? तुक्का मत मारना, बता रहा हूं। लीवर कहा सोनिया ने। आफ्टर मसल्स विच ऑर्गन यूटिलाइजेस ऑक्सीजन इन मैक्सिमम अमाउंट? सही है सर। नहीं सही नहीं है, पुलकित लीवर, आस्था लीवर, नहीं 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 सही नहीं। अनामिका कार्डियक, सिमरन लीवर, सिमरन किडनी, एक आध और बोल दे। स्नेहा ब्लड, ब्लड में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वो बेचारा क्या ही यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन, वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, आरबीसी।
उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बच्चों, मुझे उम्मीद थी, वो देखो नर्व्स बोल रहा है, मुझे हालांकि उम्मीद थी कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर उस चीज की बहुत कमी है। अब शायद कुछ लोग पकड़ चुके होंगे कि आंसर क्या है। जो चीज आपके अंदर अभी थोड़ा कम चल रहा है। हाँ, अरे श्रेयांश, वाह पुलकित, वाह, शाबाश। स्नेहा, अंशु बाला, खुशी, अनामिका, सोनिया, अच्छा वो एटीपी बोल रही है। खुशी, सबने सही आंसर। अरे इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, एक बार मैंने हिंट दिया तुरंत तुम लोगों ने आंसर बता दिया, सबने सही आंसर दिया, वाह। मतलब सबको पता है कि तुम्हारे अंदर अभी क्या चीज की कमी हुई पड़ी है, क्या चीज कम तुम्हारे अंदर वर्क कर रहा है। तो ऑक्सीजन पहुंचाइए थोड़ा अपने ब्रेन में, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा अच्छा करे काम। ठीक है बच्चों, ब्रेन, इट इज ब्रेन, यूनिकनेस है, हाँ हाँ वो तो है। देखो पुलकित कह रहा सर हमारे पास ब्रेन तो था लेकिन ऑक्सीजन कम हो गया। वो रितु कह रही ठंडी में काम नहीं कर पा रहा। गर्मी में तो तू आइंस्टाइन बन जाती है ना। कह रही कि ठंडी में काम नहीं कर रहा। चलिए ठीक है। हमने बांट दिया। वो देखो कह रहा कोरोजन रस्ट हो गया, सही, शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड के थ्रू या हार्ट के थ्रू लगाया गया जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर यूजुअली क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या है, ब्लड फ्लो इन वेन्स, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। वेन्स के ल्यूमन्स, उसके बारे में, वेन्स के अंदर वो भी प्रेजेंट होता है, वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। वॉल, हमने कहा थिनर वॉल, आउटर वॉल इसकी बहुत थिन होती है ल्यूमेन, जबकि ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन होता है इनके अंदर, आर्टरीज के अंदर जर्क फॉर्म में ब्लड का फ्लो होता है। तो ये सब चीजें आई थिंक लेस और मोर हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टरीज और वेन्स जब हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रो ईसीजी बता रहा हूं मैं, ये आगे का टॉपिक है बच्चे। ईसीजी आ गया। ग्लाइकोजेनेसिस बच्चे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और फैटी एसिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स जब लिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। क्लास, अब हम ईसीजी पढ़ने जा रहे हैं। ईसीजी में मैं तुम लोग को दो ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो तुम लोग आज से पहले नहीं जानते होगे, और एक चीज जो तुम सब लोग बचपन से जानते आ रहे हो वो भी बता देता हूँ, लेस और मोर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका कार्डियक साइकिल का ग्राफ है। अगर तुम अपने कार्डियक साइकिल को, लिसन, अगर तुम अपने कार्डियक साइकिल को एनी हाउ कहां पे उतार दो, कहां पर उतार दो बच्चों, किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उतार दो, कन्वर्ट कर दो, तो उसको हम ईसीजी कहते हैं। मतलब इस मशीन को हम क्या कहते हैं, ईसीजी, जो आपके कार्डियक साइकिल को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंप्यूटर मॉनिटर पे क्या कर देती है, बताती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला उभार आता है, वेव होता है, उसको हम पी वेव बोलते हैं। जो दूसरा आता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, उसको क्यू आर एस वेव बोलते हैं, क्यू आर एस वेव। और जो एक लास्ट में बहुत हल्का सा उभार आया है वो टी वेव कहते हैं उसको। तो ये तीन तरह के वेव्स क्रिएट होते हैं एक पर्टिकुलर साइकिल में, ठीक है। अब इसमें कौन सा वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं बता देता हूं। पी वाला जो होता है, पी वाला,
ये आपके ऑरिकुलर सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल को डिनोट कर रहा है। जब तुम्हारे ऑरिकल्स पंप करते हैं ना दोनों, तो क्या होता है, एक डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन का मतलब इंपल्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, इंपल्स जनरेट होने से ही तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहां पर एक छोटी सी वेव बनती है। अब तुम बच्चों इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पी वेव जो है वो इतनी छोटी है, इसका मतलब ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही कम होता है। मैंने कल ही रीजन बताया था, इसलिए कम होता है बिकॉज पी वेव या सॉरी बिकॉज ऑरिकल्स को ब्लड कहां पहुंचाना होता है, सिर्फ अपने नीचे वाले पार्ट वेंट्रिकल्स में। दूसरी बात है उसका उसके पास ग्रेविटी का सपोर्ट होता है। अब मान लो तुम ऊपर से कोई चीज गिराओ तो वो नीचे ही आएगी ना, तुम हल्का सा भी प्रेशर दोगे तब भी वो नीचे ही आएगी। तो ग्रेविटी का पूरा सपोर्ट होता है ऑरिकल्स को। तो ऑरिकल्स हल्का सा भी ब्लड पंप करते हैं तो भी ब्लड कहाँ चला आता है, आराम से वेंट्रिकल्स में चला आता है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स वाई पी वेव इज वेरी शॉर्ट। लेकिन जब ब्लड वेंट्रिकल से वो होता है, निकलता है, तो बहुत हाई वेव जनरेट होती है, एंड दिस वेव इज नोन एज क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। स्पेशली कौन से वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल को। क्योंकि जब आप देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल को तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल बहुत ही हेवी होता है, मतलब बहुत ही तेजी से पंप करता है और इतना बड़ा वेव क्रिएट, बहुत शार्प वेव बनता है उसका। ठीक है, यही वजह है कि ईसीजी में हमेशा क्यूआरएस वेव जो होता है वो बहुत लंबा आपको दिखेगा, शार्प दिखेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये टी वेव क्या है, टी वेव क्या होता है। दो ही तो सिस्टोल हो रहे हैं ना, एक ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है और एक वेंट्रिकल्स हो रहे हैं, तो एक पी वेव होना चाहिए था, एक क्यूआरएस होना चाहिए था। टी वेव का मतलब क्या हुआ यहां पर, डायस्टोल। अनामिका ने कहा डायस्टोल, तो डायस्टोल में तो जैसे ऑरिकल्स का तो कोई डायस्टोल नहीं है, तो ये टी वेव किसका डायस्टोल है, वेंट्रिकल्स का है क्या। सेकेंड ऑरिकुलर डायस्टोल, सेकेंड ऑरिकुलर नहीं, सेकेंड तो है ही नहीं, एक ही साइकिल है, एक ही कार्डियक साइकिल है ये, सेकेंड लाना नहीं है इसमें, तो सेकेंड फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी लाइए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके अनामिका, अनामिका ने कहा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बिल्कुल सही आंसर है। वेंट्रिकल्स का डायस्टोल क्यों होता है, नाउ बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल, अगर तुम अपने हाथ में रबड़ फंसा के, रबर जो होता है ना बालों में लगाने वाला है, कोई भी जो इलास्टिक रबर होता है, उसको खूब तेज खींचो, खूब तेज खींचो और उसको छोड़ दो, ज्यादा खींचने के बाद, तो क्या वो अपने पोजीशन पे ही रुक जाएगा या थोड़ा सा पीछे जाके फिर आगे आएगा, एनीवन। इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन पोजीशन और इट विल गो समवेयर बैक एंड देन कम टू नॉर्मल पोजीशन। फर्स्ट केस होगा या सेकेंड, पुलकित ने कहा सेकेंड होगा, तो नॉर्मली आएगा, फर्स्ट में नॉर्मली है, सेकेंड में समझ लीजिए पहले बैक जाएगा फिर नॉर्मल आएगा, तो सब बच्चे सेकंड केस कह रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स बच्चों इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब वो रिलैक्स हो रहा होता है तो रिलैक्स नहीं होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है फिर आके रिलैक्स होता है, मतलब मसल्स इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि जब वो छूटती हैं तो नॉर्मल पोजीशन में डायरेक्ट नहीं पहुंचती, थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के फिर नॉर्मल में आती है। यही वजह है कि टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑरिकुलर ऑरिकल्स के सिस्टोल बहुत छोटा होता है, हल्का सा, तो उसको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ दो। अब मान लो आप उसने उसी रबर को बहुत हल्का सा खींचा और छोड़ दिया, तो अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रुक जाएगा ना जाके। लेकिन जब आपने रबर को बहुत ज्यादा इलास्टिक खींचा था तब जाके वो किया, वो अपने बैक टू नॉर्मल पोजीशन नहीं गया, वो पहले थोड़ा एक्सटेंड हुआ फिर आके नॉर्मल पोजीशन में गया। तो यही केस यहां पर है बच्चों। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेंट्रिकल्स का डायस्टोल जो है, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल ये क्यों हमने नोट किया और ऑरिकल्स का डायस्टोल हमने क्यों नहीं नोट किया। हाँ सोनिया कुछ कह रही हैं आप, यस सर। बोलिए बोलिए। सर जब ये ऑरिकल का, सर जब ऑरिकल का ये जब
वेव बन रहा है तो सर क्यूआरएस जो बनेगा सर, तो सर उसका जब शेप वापस आएगा बैक करके, तो सर फिर उसमें भी तो चेंज होगा ना? किसमें? क्यूआरएस में? नहीं, टी में। हाँ तो टी में चेंज तो हो रहा है ना। वो टी हाँ, टी ये जो हल्का सा चेंज लिखा है वो चेंज ही तो है। आपको ये हल्का सा उभार नहीं दिख रहा? ये यस चेंज है। सर। अब पुलकित ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये मशीन हाँ, सिर्फ आपके मसल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। वो एक्सटेंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी तरह के मूवमेंट कर रहे हैं, वो हार्ट के मूवमेंट को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम्हारा हार्ट पीछे जाके मूवमेंट करे, आगे जाके मूवमेंट करे, वो अगर मूवमेंट को रिसीव करेगा तो वो वेव बनाएगा। ठीक है? अगर नहीं रिसीव कर पाएगा तो वेव नहीं बनेगा? नहीं, अगर तुम्हारे हार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो वेव नहीं बनेगा। तो आप जब अस्पताल में देखते हो ये टी टी की साइकिल जो चल रही होती है ना, जब अचानक से एक ही बार हाँ, पी करके रुक जाती है तो समझ लीजिए कि आपके हार्ट में मूवमेंट होना बंद हो गया, आप मर चुके। ठीक? आपने फिल्मों में देखा यस होगा। सर। तो ये जो वेव होती है ये आपके हार्ट के एक्टिविटी को बताती है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपके हार्ट से, लिसन, आपके हार्ट से हाथ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को जोड़ते हैं और मशीन में डाल देते हैं। तो आपके मसल्स की एक्टिविटी को, लिसन, हार्ट के मसल्स की एक्टिविटी को या आर्टरीज वेन्स की एक्टिविटी को ये ग्राफ क्या करता है, डिनोट करता है। तो तुम्हारे हार्ट में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट होगा ये बताएगा। तो पी मूवमेंट छोटा होता है, मतलब एक हार्ट का मसल्स का मूवमेंट छोटा हुआ तो पी वेव, एक का बहुत ज्यादा हुआ तो क्यू आर एस वेव बताया, और एक का रिलैक्सेशन के टाइम भी हल्का मूवमेंट हुआ तो उसको टी वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों ये बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना समझना बड़ी बात नहीं है कि ये वेव्स क्या है, बहुत इजी चीज है। अब जो कंसेप्ट बताना जा रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है समझना। शैल आई? हाँ बिल्कुल, कोमा पेशेंट्स का हार्ट बीट नॉर्मल होता है, ब्रेन नॉर्मल होता है, बस उनके ब्रेन से और बॉडी का सिस्टम जो होता है उनका कंपाइलेशन या कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो सुनते समझते हैं, मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बस यही है कि ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बॉडी को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर तुम्हारे, लिसन वेरी केयरफुली, पी और आर, पी और आर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा इस ग्राफ में। किसका? अगर हम पी को ऊपर की तरफ खींच दें तो पी और आर का डिस्टेंस अगर ज्यादा क्या हो जाए, लेंथेंड हो जाए, तो एक बीमारी होती है बच्चों। उस बीमारी का नाम है रियूमेटॉइड कार्डियक रिमोइड, ने कार्डियक रिमेटॉइड या कार्डियक रिमोइड बोलते हैं उसको हम लोग। ये आपके वॉल्व्स खराब होने की निशानी है। तुम्हारे बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो होते हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हारा पी और आर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे नॉर्मल ग्राफ पी और आर का इतना ही डिस्टेंस बता रहा है, तो उसमें जो ग्राफ आएगा उसमें पी और क्यू आर के बीच में डिस्टेंस इतना हो जाएगा। ठीक है? तो आप पी और आर के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी पी और आर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए तो समझ लीजिए कार्डियक रिमॉइड हो गया है, या फिर आपके वॉल्व्स खराब होने लगे हैं या बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो ये टी वेव है, अगर आपका टी वेव उल्टा सीधा होने लगे, टी वेव नॉर्मली कैसा होना चाहिए, ऐसे उठ के नीचे आना चाहिए, लेकिन ये अगर उठा रह जाए या बहुत नीचे चला जाए, किसी भी तरह का उल्टा सीधा एक्टिविटी करने लगे, तो इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। इस कंडीशन को हम इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो आपको बताती है कि आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, स्पेशली वेंट्रिकल्स, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब ये वेंट्रिकल्स के मसल्स प्रॉपर वर्क किस वजह से नहीं कर रहे हैं,
हो सकता है इसका रीजन आपके हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉकेज हो, ठीक है, या हार्ट में ऑक्सीजन का सही से सप्लाई ना होना। ज्यादातर कंडीशन में यही रीजन होता है कि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, जिसके वजह से वेंट्रिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। और जब वेंट्रिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो टी वेव जो होता है वो उल्टा सीधा आता है, और जब टी वेव उल्टा सीधा आता है तो समझ लीजिए कि खतरा है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी। हो सकता है मशीन खराब हो। अरे मशीन क्यों खराब होगी, पूछो आज तक। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो, बताइए बताइए। सर सुनिए, जब दिखाता है कि टीवी में मतलब कि अचानक से वो ग्राफ कांस्टेंट क्यों हो जाता है, अचानक से टी 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 बजने लगता है। नहीं, जब टीटी टीटी बज रहा होता है तो आदमी जिंदा रहता है, जब वो टीटी कंटिन्यू बज जाता है ना तो आदमी मर जाता है। वो टीटी नहीं होता, पीपी होता है, ठीक है। वो लगातार अगर पी बोल दे तो समझ लीजिए कि आदमी गया, और जब पी 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 चल रहा है तो समझ लीजिए जिंदा है अभी। ये पीपी पीपी और जल्दी जल्दी होने लगे तो समझ लो कि सीरियस स्थिति हो गई है। नहीं, वो हार्ट अटैक का रीजन नहीं है। वो टी वेव देख के आप ये पता लगा सकते हो कि आपके वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये आगे चल के किसका रीजन हो सकता है, ये आगे चल के किसका रीजन हो सकता है, हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है, ठीक है बच्चों। नॉर्मल रहे तो अच्छा है, अगर नॉर्मल रहे तो आपका हार्ट का एक्टिविटी सही। अगर ये ऐसे ही जैसे मैंने बनाया डायग्राम, इस तरह से अगर आपको कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो समझ लीजिए आपका हार्ट का फंक्शन अच्छा है। आप लोग का दिल करे तो कभी जाके ईसीजी वीसीजी करवा लीजिए, देख लीजिए कुछ दिक्कत विक्कत तो नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के दिल में कोई दिक्कत होगी, जो भी है दिमाग में ही है। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड्स ऑलरेडी, हाँ स्नेहा बताइए। सो वॉल्व्स खराब होने से क्या होगा? वॉल्व खराब होने से आपका वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा आपकी बॉडी में जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऑरिकल्स में चले जाएंगे तो बॉडी में सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा। हाँ नामिका बताइए। सर टी वेव अगर मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो टी वेव पे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है ना, तो आप बताए कि वेंट्रिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं होगा तब टी वेव वर्क नहीं करेगा। जब भी हार्ट में मसल्स, सुनिए सुनिए, जब भी हार्ट कोई भी मसल्स में ऑक्सीजन लैक करता है तो जब वो रिलैक्स होता है ना तो थोड़ा सा अकड़ जाता है। तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी वो हो जाती है, कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन तो वो इम्पल्स के उसमें कर लेता है रेगुलेशन में, कॉन्ट्रैक्शन तो बंडल ऑफिस मिलके करा देते हैं, लेकिन जब वो रिलैक्स होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें तो वो उसमें थोड़ा सा अकड़ जाता है, जिससे जो लास्ट वाला वेव है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। समझ में आ गया अनामिका? यस सर। हाँ, क्यूआरएस वेव में चेंज होने से समझ लीजिए कि आपके वेंट्रिकल्स या तो बहुत तेजी से धड़क रहे हैं या बिल्कुल नहीं धड़क रहे हैं। वो जो चेंज होता है इसी फॉर्म में होता है बस। क्यूआरएस में यही दो चेंज होता है कि क्यूआरएस में या तो बहुत तेजी से धड़केंगे, जल्दी जल्दी क्यूआरएस बनेगा, या फिर नहीं ही बनेगा, वो मरने की स्थिति होगी फिर। लिम्फ हो गया है बच्चों, तो ऑलरेडी हमने बता दिया है लिम्फ जो होता है या आपके क्या करता है, टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, टिश्यूज फ्लूइड कहते हैं इसको हम। ये कैपिलरी से सब कुछ ले करके क्या करता है, टिश्यूज को देता है, और टिश्यूज से वापस उसका कलेक्ट करके जो भी वेस्ट होता है वो ब्लड को दे देता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यही लिम्फ लैक्टियल्स के फॉर्म में किसको एब्जॉर्ब करता है, फैट्स और लिपिड्स को करता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये तो हो चुका ऑलरेडी। हाँ 12th में बताएंगे, डिटेल में इसका 12th ही है। लिम्फेटिक सिस्टम भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है।
मैंने बताया था ब्लड माइनस आरबीसी, ब्लड में से अगर आरबीसी माइनस कर दें तो आपका क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। ठीक है, कलरलेस होता है, मैंने बता दिया था ऑलरेडी आप लोग को, क्योंकि आरबीसी का इसमें एब्सेंस होता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कहां से निकलती हैं, कैपिलरीज से निकलती हैं और कहां पे जाके मिल जाती हैं, वेन्स में मिल जाती है। कैपिलरीज से निकलती हैं, टिश्यू में एक्सचेंज करती हैं और वेन्स में जाके मिल जाती हैं। सॉरी, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक डक्ट और वेसल्स, दे आर द सेम थिंग। लिम्फेटिक डक्ट्स और वेसल्स और कैपिलरीज, अगर सिंगल है तो डक्ट है और कई सारे पार्ट में चले गए तो कैपिलरीज है। So these things are like that only. और क्या हुआ, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। ब्लड लिम्फ का डिफरेंस देख लीजिए, उसके बाद डिसऑर्डर्स पढ़ा के खत्म करते हैं। तो बच्चों आरबीसी में सॉरी ब्लड में आरबीसी होता है जबकि लिम्फ में नहीं होता। सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है। ब्लड प्लेटलेट्स आरबीसी में, सॉरी ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से नहीं पाए जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स फिल्टर नहीं हो पाते हैं। डब्ल्यूबीसी दोनों में होता है, ठीक है, जबकि लिम्फ में ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू ब्लड। प्लाज्मा दोनों में होता है, दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन होते हैं दोनों में। फिब्रिनोजेन ब्लड में ज्यादा होता है और लिम्फ में क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होने की वजह से ये कम होता है। कोगुलेशन प्रॉपर्टी ब्लड में होती है और लिम्फ में नहीं होती है। एक ही पॉइंट को जबरदस्ती खींचा जा रहा है यहाँ पर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, हार्ट टू टिश्यूज, टिश्यूज टू हार्ट। इसका सिंपल एक ही है, क्योंकि ये टिश्यू में रहता ही है तो ये टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट मतलब वेन्स की तरफ जाता है, टिश्यू से वेन को दे देता है और वेन से हार्ट की तरफ चला जाता है। रेट ऑफ फ्लो ब्लड का ज्यादा होता है और लिम्फ का बहुत ही स्लो होता है। ग्लूकोज, यूरिया और ये सारा कंटेंट जो है ये आपके ब्लड में कम होता है और जबकि लिम्फ में ज्यादा होता है। कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो ओके। डिसऑर्डर्स देख लेते हैं बच्चों, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में देख लेते हैं। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। 120 क्या है, और एक सॉरी 120 क्या है बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ऑरिकल या वेंट्रिकल को छोड़िए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला 120 होना चाहिए, जबकि डायस्टोलिक वाला प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर ये 120/80 से बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन के करीब आप जा रहे हैं। 140/190 हो गया तो समझ लीजिए आप करीब पहुंच चुके हैं। इससे जरा सा भी ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए कि आप हाइपरटेंशन में एंटर कर चुके हैं। और एक बार अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ तो हार्ट रिलेटेड डिजीज आपको बहुत आराम से हो सकती हैं और आपके ब्रेन और किडनीज भी हेविली अफेक्टेड हो सकते हैं इससे। सेकेंड इज कोरोनरी, मेरे दिमाग में कोरोना ही चल रहा है पता नहीं क्यों, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कैट्स। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस मतलब कि हार्ट में जाने वाली जो आर्टरीज हैं, हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज का ब्लॉकेज, तो दो वजह से होता है। एक होता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम या मिनरल्स का डिपोजिशन होता है। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर एथीरो में ही दोनों दे दिया गया है। कैल्शियम के डिपोजिशन से या मिनरल्स के डिपोजिशन से, लिसन, मिनरल्स या कैल्शियम के डिपोजिशन से अगर क्या हो, आर्टरी आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर जाए तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका एथीरोस्क्लेरोसिस है। जबकि फैट और कोलेस्ट्रॉल की सेवा हो जाए अगर तो उसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और आप चाहो दोनों को अलग अलग नहीं करके लिखना चाहते तो एथीरोस्क्लेरोसिस में दोनों भी लिख सकते हो। एंजीना क्या है बच्चों, एंजीना आपके हार्ट में कम ऑक्सीजन का पहुंचना। ठीक है, एंजीना इज बेसिकली आपके हार्ट में कम ऑक्सीजन का पहुंचना, फिर उसके वजह से आपका क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो
वो जो चेस्ट पेन आप फील करते हैं वो एंजीना होता है। नेक्स्ट इज हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब आपका हार्ट का पंपिंग बंद हो जाना। हाँ आस्था बताइए। सर आप बताएं कि नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, उससे ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा, लेकिन अगर उससे कम हो गया तो हाइपोटेंशन होगा, लो बीपी होगा, वो उससे भी वो होगा। आंख को असर करेगा, वो भी खतरनाक है। लेकिन हाइपरटेंशन आजकल लोगों को मैक्सिमम हो रहा है और ये ज्यादा इफेक्ट करता है। हाइपोटेंशन का बहुत कम इफेक्ट है बॉडी पर, ठीक है। हार्श इफेक्ट हाइपोटेंशन का कम है। लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? लो ब्लड प्रेशर ज्यादातर मुझे मतलब जो पर्सनली ये पढ़ा था मैंने, वो डाइट की उससे होता है, ठीक है। और कई बार एज रिलेटेड फैक्टर भी होता है लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीजन हैं लोग का। हाँ सॉल्ट की कमी, वही कह रहे हैं, सॉल्ट की मतलब डाइट में खराबी होने से, और कई बार ओल्ड एज फैक्टर की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? लो ब्लड प्रेशर का रेट 10 मतलब 120 के 10 नीचे भी हो जाने से लो ब्लड प्रेशर में काउंट होंगे आप। 110/70 भी हो गया तो भी आपको लो ब्लड प्रेशर में काउंट कर लिया जाएगा। हाँ आस्था बोलिए। एंजीना आपके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने से होता है। एंजीना आपके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होने से होता है, जिसके वजह से आपके हार्ट मसल्स में बहुत तगड़ा वाला पेन होता है। हाँ आस्था बोलिए। सर जैसे हम लोग बीपी मेजर करते हैं, तो जैसे बीपी वाला मशीन लगाते हैं तो वो हार्ट का मतलब मेजरिंग बताता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे वो वेन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ। फिर से ऐसा एक बार क्यों? बताना। हाँ फिर से एक बार बताना तो। नहीं, जैसे हम लोग बीपी मेजर करवाते हैं बीपी मशीन से, तो मतलब वो हार्ट के बारे में मेजर बताता है, लेकिन उस समय जब हम लोग मेजर करवाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नस को खींच रहा है अपनी तरफ, जब वो ऑन करते हैं मशीन। हाँ तो वो आपके हार्ट में चपक के थोड़े आपको बताएगा, वो आपके आर्टरीज या वेन्स के प्रेशर को ही देख के बता। जो आपका हार्ट का बीट का प्रेशर है उसी हिसाब से आपके ब्लड वेसल्स का प्रेशर बनता है। तो ब्लड वेसल्स के प्रेशर को मेन बताते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन आया सर। चेस्ट में जो कभी कभी दर्द होता है, जैसे कोई हमारे चेस्ट में पिन से कोई मार रहा है, कभी कभी ये चीज गैस की वजह से भी हो सकता है। चेस्ट पेन जो होता है, हाँ जो चुभने वाला जो होता है ना, वो गैस की वजह से ज्यादा होता है। और जो ऐसा मतलब कि ऐसा लगे कि मसल्स बिल्कुल आपको अंदर से खींच रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि हाँ मतलब वो आपके हार्ट का एंजीना कह सकते हैं आप उसको। और क्या है? कॉन्जेस्टिव। कॉन्जेस्टिव डिजीजेस आपके डाइजेशन और इससे रिलेटेड होते हैं। कॉन्जेनाइटल भी बोल सकते हैं उनको। कार्डियक अरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है बता सर। जल्दी जल्दी पानी से भी कभी कभी दुखता है, ठीक है, हो सकता है वो भी। देखिए बच्चों दो डिफरेंस, चलिए अच्छा याद दिलाए। हार्ट फेल्योर दो तरह का होता है। एक हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट को बोलते हैं, एक हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक को बोलते हैं। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? एनीवन? कोई भी बच्चा जो डिफरेंस बता सकता हो दोनों के बीच में, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच में? सोनिया आप बताएंगे, बताइए। सर हार्ट फेल्योर में जो हार्ट होता है वो पंपिंग करना बंद कर देता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सर बीटिंग जो होता है वो बंद हो जाता है, हार्ट बीटिंग बंद हो जाता कार्डियक अरेस्ट में? है। यस सर। और हार्ट अटैक में मसल्स जो होते हैं सडनली डैमेज होने के कारण वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते। ब्लड सप्लाई ना होने के कारण ऐसा होता है। तो हार्ट अटैक में बच्चों सिंपली क्या होता है, आपके
हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण हार्ट के मसल्स रप्चर हो जाते हैं, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका पेसमेकर खराब हो जाता है या हार्ट बीट नहीं हो पाती है, जिसके वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट आता है। हाँ, और किसी को कुछ बताना है क्या? कॉन्जेस्टिव, अगर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर आ गया है तो समझ लीजिए कि ये बीमारी की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से हार्ट का फेल होना है। और क्या? अच्छा, हाँ सेम, ठीक है। और कुछ? ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज यही एंड अप करते हैं। आज टाइम से पहले ही खत्म कर दिया हमने, हालांकि हमको एक दिन और पहले खत्म करना चाहिए थे चैप्टर, बट एनी हाउ। कार्डियक अरेस्ट फिर से बता दें, कार्डियक अरेस्ट में आपका पेसमेकर काम करना बंद कर देता है या आपका हार्ट बीट नहीं बनता है, जिसमें आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, नया पेसमेकर लगाना पड़ता है। ठीक है, वो बैटरी वाला पेसमेकर। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद भाई को कौन सी बीमारी थी? पता नहीं कौन सी बीमारी थी यार, मुझे नहीं पता। हाँ रितु बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर जो ये आर्टिफिशियल हार्ट जो लगाया जाता है वो भी क्या रियल हार्ट की तरह ही काम करता है? आर्टिफिशियल हार्ट नहीं है वो, आर्टिफिशियल पेसमेकर है। हाँ सर, मतलब वो जो लगाया जाता है वो बिल्कुल मतलब रियल की तरह करता है, लेकिन 10-20 साल तक का उसका बैटरी लाइफ होता है, और उस पे फैट का कंपोजिशन बहुत जल्दी होता है। मतलब उस पे बॉडी क्या करती है, बॉडी चाहती है उसको चारों तरफ से ऑक्यूपाई करना, तो बॉडी उसको क्लोज करना चाहती है चारों तरफ से घेर के, तो ये दिक्कत होती है सर उसमें। बट वो तो एक मशीन है ना, तो मशीन खराब नहीं होता है मतलब बॉडी में? के अंदर ऑलरेडी बैटरी दी गई होती है, 20 साल तक की बैटरी दी गई होती है, और ज्यादातर बूढ़े लोगों में लगता है तो 20 साल जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो काम हो जाता है उतना। ओके सर। हाँ, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है? बोला तो सोनिया 20 साल तक रह सकता है। अरे यार, एक तो बूढ़ा आदमी है, मान लो, उसका कितना बार दिल खोलोगे? कह रहा है एक ही बार क्यों लगता है? हाँ, किसी भी चीज का क्लॉट, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, कैल्शियम का हो, मिनरल्स का हो, वो अगर आपके आर्टरीज, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में लिखा है ना, वो अगर आपके आर्टेरियल ब्लॉकेज कर दे रहा है तो समझ लीजिए आ जाएगा। यंग को लगा तो भी दो बार लग सकता है। पेस मेकर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार लगाया जाए, बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है, दो बार कई लोगों की सर्जरी होती है। हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं कि यंग में, बट अगर हुआ है ऐसा तो 2 बार हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लोग एज फैक्टर देख करके ही उस हिसाब से पेसमेकर लगाते हैं कि वो ज्यादा दिन चले। और अगर पेसमेकर पे कोई फैट वैट कंपोजिशन हो गया है, इसलिए एक्सपेंसिव है, ताकि तुम लोग डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ, लूटो जनता को। देखो पुलकित ने एग्जाम्पल भी दे दिया, उसको 2 बार हो चुका है, उसके अब बगल में कोई पड़ोसी है, तो 40 ईयर जिंदा रह सकता है। आस्था कितने साल जिंदा रखेगी तू? एक आर्टिफिशियल पेसमेकर पे है। रितु कह रहे नहीं लूटेंगे, ये किडनी निकालेगी सीधे, पैसा नहीं लेगी, कहेगी जाओ फ्री हो गया तुम्हारा। सबसे महंगा बॉडी का कौन सा पार्ट है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? न्यूरोसर्जन सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक सर्जरी के करोड़ों रुपए ले सकते हैं वो लोग, करोड़ों। उसी में फायदा है। हाँ मुझे पता था तू यही बोलेगा। ठीक है बच्चों, मैं कल नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करूंगा, जो भी होगा बताइएगा, जैसा भी होगा। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पर।